तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, तत्वों का वर्गीकरण की शुरुआत से अपन कहानी ले तो तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि तत्वों की संख्या बहुत अत्यधिक संख्या में खोजी जा चुकी और इन तत्वों को एक प्रकार से व्यवस्थित करना या इनके गुणों के आधार पर याद करना या एक के गुण का फायदा दूसरे तत्व के साथ सापेक्ष उठाना, तो इनके आधार पर सरलता से इनको समझना और इनके गुणों को पहचानने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। वर्गीकरण है वो किया गया आवर्त सारणी के माध्यम से। आवर्त सारणी के माध्यम से, तो आवर्त सारणी क्या है? तो आवर्त सारणी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि समान गुणधर्म वाले, चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो या उसके रासायनिक गुणधर्म हो, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक अलग व्यवस्थित करना, भले ही वो वर्ग में हो या आवर्त में हो, तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। और ये किसके द्वारा किया गया है? आवर्त सारणी के द्वारा किया गया है। अब तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत कहां से हुई? सर्वप्रथम तत्वों के वर्गीकरण का आइडिया किसके माध्यम से आया और इसकी शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे लेवोसियर। लेवोसियर ने तत्वों को दो ही प्रकार से वर्गीकृत किया और इन्होंने कहा कि तत्वों की दो विशेषताएं होती है, एक तो होते तत्व धातु और दूसरे कौन से होते हैं? अधातु। मेटल और नॉन मेटल में उन्होंने डिवाइड किया। तो मेटल वाले, अब वर्तमान में देखा जाए तो लगभग कितने तत्व मेटल के रूप में आते हैं? 80% एलिमेंट है वो मेटल के रूप में पाए जाते हैं और लगभग 20% एलिमेंट उनके द्वारा जब खोजा गया था तो कौन से थे? अधातु थे। अब यह वर्गीकरण आगे जाकर के सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे रीजन क्या रहा? उसके पीछे रीजन ये रहा कि जब उपधातुओं की खोज की गई, अर्थात ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के गुणधर्म भी थे एज वेल एज अधातुओं के गुणधर्म भी थे, दोनों के गुणधर्म थे, उनको एक साथ, उनको लेवोसियर ने, हालांकि उनके जमाने पे पता ही नहीं था कि उपधातु नाम के एलिमेंट भी कोई पाए जाते हैं, तो इनसे द्वारा उपधातु के बारे में नहीं बताया गया। ये सिर्फ और एक सिर्फ शुरुआती आइडिया था कि तत्वों को किस प्रकार से डिवाइड किया जाए, तो उन्होंने धातु और अधातु, तो सीधा सीधा याद रखो, लेवोसियर ने तत्वों को दो ही प्रकार से डिवाइड किया, एक तो धातु के रूप में और दूसरा कौन सा? अधातु के रूप में। ओके, उसके बाद आते हैं सेकंड वैज्ञानिक, वो आ रहे हैं प्राउस्ट। प्राउस्ट ने भी कोई ज्यादा कोई खास वर्गीकरण नहीं किया। प्राउस्ट ये कहते हैं कि सारे के सारे तत्व है वो केवल एक ही एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं और वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। प्राउस्ट का वर्गीकरण किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु से बने होते हैं, या इनके परमाणु भारों का मान निकाला जाए तो यह हाइड्रोजन के पूर्ण गुणज हो गए। जैसे हाइड्रोजन का भार H का परमाणु भार बराबर N गुणा H परमाणु। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन का भार अपन जानते कितना? 12 होता है परमाणु भार, तो ये कहता है कि हाइड्रोजन से 12 गुना होगा, मतलब 12 हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। इसके पीछे कारण क्या दिया जाता है? इसके पीछे कारण ये दिया जाता है कि जरूरी है क्या कि सभी तत्वों का परमाणु भार मल्टीपल हो। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 35.5 होती है। तो इनके हिसाब से तो हाइड्रोजन का आधा भाग भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी एक शुरुआती रुझान था, ये भी आगे चल करके सब तत्वों पे लागू नहीं हुआ और तो संभव ही नहीं है कि हाइड्रोजन का पूर्ण गुणज होते हैं या हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, तो ये भी नकार दिया गया। डाब्रीनर या डोबेराइनर ऐसे भी आता है, डोबेराइनर का त्रिक नियम। नाम में आ रहा है कि कहीं ना कहीं तीन तत्वों का एक साथ वर्गीकरण चल रहा है, तीन तत्व एक साथ आ रहे हैं। इन्होंने सीधी सीधी बात यह कही कि तीन तत्वों को उसने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया या द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में उनको अरेंज किया और उन्होंने ये बताया कि
कि यदि आप तीन एलिमेंट को ए, बी और सी, तीन एलिमेंट को इनके मॉलिक्यूलर वेट या द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में अरेंज कर दो, तो पहला और दूसरे तत्व के परमाणु भारों को जोड़ दो, यानी कि ए प्लस सी, और इनका औसत निकाल दो, यानी कितने का भाग दे दूं, 2 का भाग दे दो। ए प्लस सी में 2 का भाग दे दो, इनकी ए यानी पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का औसत निकाल दो। वो किसके बराबर आ जाएगा, मध्य तत्व या बीच वाले तत्व के परमाणु भार को बताएगा। ये कौन कह रहे, डाब्रीनर या डोबेराइनर। तो डाब्रीनर ये कह रहा है कि तीन तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो पहला तत्व और आखिरी तत्व का औसत निकाल दिया जाए, तो वो औसत मान मध्य तत्व के परमाणु भार को निरूपित करे। जैसे हाइड्रोजन वाले वर्ग में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बढ़ते परमाणु भार के क्रम में है। यदि लिथियम का भार और पोटेशियम का भार जोड़ दिया जाए और उनका औसत निकाल दिया जाए, तो किसका भार आ जाना चाहिए, सोडियम का भार आ जाना चाहिए। और उन्हें यह प्रूव भी किया डोबेराइनर ने। लिथियम का भार 7 होता है, पोटेशियम का भार 39 होता है, डिवाइडेड बाई 2 46 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 23। और ये भार किसका होता है जी, सोडियम का। तो ये ट्राइड कितने कहां तक सफल रहे, तो ये ट्राइड 3 या 4 एलिमेंट तक तो ट्राइड बताए गए, उसके बाद ट्राइड वाला फॉर्मूला लागू नहीं हुआ, तो ये नियम भी आगे जाकर के निरस्त कर दिया गया। मगर यहां से आवर्त सारणी के वर्गीकरण के तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत हो गई है, और इनके द्वारा यहां से ट्राइड के बारे में पूछा भी जा सकता है कि इसका ट्राइड बनेगा या किसका ट्राइड है, कौन कौन से ट्राइड है। तो इसको हल्का सा अपने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करने। देखिए, मुख्य उद्देश्य तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाना है अपने को, जो मोजले के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक दिन थोड़ी सी शुरुआती बात कर ली जाए, और इनके द्वारा इन डॉब्रीनायर, उसके बाद लोथरमेयर को भी अपन पढ़ेंगे, इसके साथ साथ अपन मेंडलीव की आवर्त सारणी को भी पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। मगर इन सबको पढ़ने के लिए जैसे मेंडलीव वाली है और डाब्रीनर की है, तो इनको आप आधुनिक आवर्त सारणी के साथ को रिलेटेड करके पढ़ोगे तो अपने समझने में आसानी रहेगी। अपने को कंपटीशन एग्जाम में से समझे जो क्वेश्चन आ रहा है तो वो सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो लीजिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन डाब्रीनर के ट्रिक नियम को आधुनिक आवर्त सारणी से कैसे रिलेटेड कर रहा हूं। यहां पर एक हाइड्रोजन एलिमेंट है जो आधुनिक आवर्त सारणी का विदोष है, आवारा तत्व है जिसका नाम दिया जाता है, इसकी बात नहीं करेंगे। इसके बाद इनकी बात करूं मैं, ये पहला आवर्त में इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, फर्स्ट पीरियड। सेकेंड आवर्त से बात करने जा रहा हूं, तो सेकेंड आवर्त में देखो यहां लिथियम है, यहां सोडियम है, और ये कौन सा है, पोटेशियम है। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद सोडियम के पोटेशियम के ठीक आगे कौन सा आ रहा है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और उसके बाद बेरियम। इनको याद करने का तरीका बीएससी ऐसे याद कर लो कि जैसे 12th के बाद यदि ग्रेजुएशन कॉलेज वाला को सेगमेंट बच्चा चूज करता है तो उसके क्या कहलाता है, वो तो बीएससी कहलाता है, उसको ऐसे याद कर लो। हालांकि कभी ज्वाला परीक्षण से संबंधित इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, फ्लैम टेस्ट, स्पेशल विशिष्ट स्पेसिफिक फ्लैम टेस्ट देते हैं ये, मगर इनको बारे से याद कर लो। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम याद कर लो, उसके पोटेशियम के ठीक आगे वाला इसको ऐसे चेयर के रूप में ऐसे याद कर लो, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, ये बीएससी याद कर लो। अब देखिए मैं उधर जा रहा हूं, उधर वाले एलिमेंट में आप बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, शून्य वाले ग्रुप को छोड़ दो। क्यों छोड़ दें, क्योंकि जब डाब्रीनर ने ट्राइड नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, उस समय शून्य या उत्कृष्ट रेशो की खोज नहीं हुई थी। तो अपन यहां बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से रिलेटेड चर्चा करेंगे। अब अपने को पीरियोडिक टेबल के इन एलिमेंट को आ रहे हैं, तो फ्लोरीन के जस्ट नीचे कौन सा आ रहा है, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
सल्फर, सेलेरियम और टेलोरियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ओके, जर्मेनियम, एसेंटिन। अब इन वाले एलिमेंट्स को एक बार मैं छोड़ रहा हूं, आप जैसे मैं बता रहा हूं उसको उस हिसाब से तैयार करो। एक बार डायब्रीनर का ट्राइड अपन याद कर रहे हैं कि कौन कौन से डायब्रीनर के ट्राइड को फॉलो करते हैं। इस प्रकार का कोई 3 एलिमेंट का सेगमेंट अपने पास एग्जाम में आ जाए तो उसको अपन किस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे, ये अपने पास एक प्रूफ बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, आवर्त सारणी के पहले वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लिखा। आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग में मैंने क्या लिखा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लिख लिया। उसके बाद आवर्त सारणी के सेकेंड वर्ग के पी ब्लॉक के तत्वों को एक बार मैं अलग से लिख रहा हूं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब देखिए इन एलिमेंट्स को इसके जस्ट बाद वाले है ना, ये सारे के सारे अपने आप में किसको प्रदर्शित करें, ये ट्राइड, ये अपने आप में एक ट्राइड है, ये अपने आप में एक ट्राइड है, ये अपने आप में एक ट्राइड है, ये अपने आप में एक ट्राइड है और ये अपने आप में एक ट्राइड है। कितने ट्राइड याद हो गए जी, टोटल 5। तो इसको याद करने के साथ साथ एक चीज अपन और पढ़ सकते हैं, इसको यूं याद कर लो कि आप पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, इन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सेकेंड आवर्त के तत्वों को इंक्लूड मत करना। ये यूं कह दो कि सेकेंड आवर्त के तत्व है वो ट्राइड का क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं अपवाद के रूप में, तो इनको इनके साथ लेना मत। सेकेंड आवर्त के जस्ट बाद वाले लास्ट के जो ट्राइड पढ़ रहे तो 3 का समय पढ़ रहे हैं ना, तो लास्ट के 3 पढ़ लेना। तीनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ट्राइड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप डायब्रीनर के ट्राइड का यदि एग्जाम्पल सेट करो, ये एग्जाम प्रश्न आ जाएगी निम्न में से कौन सा डायब्रीनर के ट्राइड को फॉलो नहीं करता है या ट्राइड के नियम की अवहेलना करता है, तो आप इसको यू देख सकते हो। अपने पास इसके एग्जाम्पल बन गए, इसके अपने पास एग्जाम्पल कौन कौन से बन गए देखते हैं जरा। तो पहला एग्जाम्पल मैं कह दूं क्या, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम अपने आप में एक ट्राइड है। सेकेंड वन कौन सा आ जाएगा, बीएससी याद कर लो, या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम आ जाएगा। और इसके साथ साथ एक और पढ़ सकते हैं अपन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हालांकि ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मैं क्या क्लोरीन और आयोडीन का इसका ट्राइड वाला रिजल्ट निकालो। तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। जब आपको आइसोटॉप्स पढ़ाए जाएंगे तब ये भी डिटेल से बताया जाए कि क्लोरीन का 35.5 ही द्रव्यमान क्यों होता है, 35 क्यों नहीं होता, तो उसका उस सेगमेंट में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो 35.5 क्लोरीन का हो गया, आयोडीन का होता है 127, 127। यदि आप इसका औसत निकालो, तो एग्जैक्ट जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है उसका एग्जैक्ट मास नहीं प्राप्त होता है, उसके लगभग अप्रोक्सीमेटली मास प्राप्त होता है। तो कहीं आप इसको डाउट में एक क्लियर कंफ्यूजन मत लाना कि यहां आपने एक एग्जांपल दे दिया, उसका तो एग्जैक्ट आपने सोडियम का 23 प्रूव कर दिया और इनका नहीं किया, तो लगभग आसपास की रेंज आ रही है। तो इसमें ये ज्यादा कंफ्यूजन मत करना, आप तो इतना ध्यान रखो कि ये सेगमेंट है 5, ये डायब्रीनर के ट्राइड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, और इसके अलावा सेगमेंट है वो डायब्रीनर के ट्राइड नियम को अवहेलना करते हैं, उसकी फॉलो नहीं करते। उसके बाद देखिए कौन से वैज्ञानिक आते हैं। उसके बाद आ रहा है न्यूलैंड, चौथा नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। लगभग शुरुआत यहां से अब पीरियोडिक टेबल के सही क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स के सही क्लासिफिकेशन की बातें शुरू होने लग गई है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, देखो नाम में आ रहा है 8। कौन सा, 8। अब कभी कभी बच्चे की कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से नियम में किसकी क्या पालना कर रहे हैं। तो एक मोटी मोटी बात मैं बता दूं
कि भाई अपन एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म एक कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक बनाया गया प्लेटफॉर्म है। तो यहां आप ध्यान रख लेना, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ेंगे, उसके बाद लेवोसियर को भी पढ़ेंगे, मेंडलीव को भी पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करना, एक बात का ध्यान रख लेना, परमाणु क्रमांक, क्या बोला मैंने, परमाणु क्रमांक, ये शब्द यानी कि बोले तो जेड, बोले तो प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक के बारे में बात आ जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ मोजले की या आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है। अदर देन जो भी बात आ जाए आप तो किस पे चले जाना, परमाणु भार पे आ जाना। किस पे आ जाना, परमाणु भार की बात कर लेना, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का कुल योग या द्रव्यमान संख्या की बात कर लेना। ओके जी। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड क्या कह रहा है कि परमाणु भारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो, कर दिया। अब परमाणु भारों के जो गुणधर्म है, तत्वों के गुणधर्म है, जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के नाम से जाने जाते हैं, वो कब किसके आवर्ती फलन होते हैं। तो एक शब्द और आ गया नया, और वो आ रहा है आवृत्ति फलन। आवृत्ति फलन ये क्या चीज होता है? देखिए एक शब्द आ रहा आवर्त, आवर्त को बोलते हैं पीरियड। पीरियड का मतलब होता है कि निश्चित समय बाद वही चीज दोहराई जाए, निश्चित समय बाद वही चीज दोहराई जाए, तो उसको बात को कहते हैं पीरियड, निश्चित समय बाद रिपीट। कैसे? जैसे किसी स्कूल या कॉलेज की बात करें तो हर एक 45 मिनट या 1 घंटे बाद पीरियड का रिपीटेशन होता है, तो एक निश्चित समांतराल बाद वही चीज टर्न, फिर वही चीज टर्न, मतलब एक निश्चित समांतराल बाद दोहराई जा रही है, तो वो क्या हो गया, पीरियड हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहां बात हो रही है गुणधर्मों की, मतलब आप पदार्थ या तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में अरेंज करो, कर दिया। अब एक निश्चित समय बाद एक तत्व ऐसा आएगा जो पहले वाले तत्व के गुणों में क्या रखेगा, समानता रखेगा। वो कितनी बार बाहर आ रहा है, तो कितनी बार आ रहा है, अष्टक यानी कि 8 एलिमेंट के बाद। तो न्यूलैंड भाई साहब ने एक बात और अटैच कर दी इसके अंदर, और उन्होंने ये कहा कि ये इसी प्रकार से रिपीटेशन हो रहा है जिस प्रकार से संगीत के जो स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा दा नी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां जो सा आएगा यहां, वो कहां आ जाएगा, सा से सा मैच कर रहा है। ओके, जैसे गाने को रिपीटेशन करे, सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा, तो वही फिर रिपीटेशन आ रहा है। तो क्या हुआ, पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर 8वां तत्व पहले से गुणों में क्या आ रहा है, समानता, और वही रिपीट हो रहा है। तो उसने क्या नाम दे दिया, न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दे दिया। अब बात अपन देखो साथ साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ अपन कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी अपने को क्या कह रही है, आधुनिक आवर्त सारणी अपने को यह कह रही है कि इसके अंदर आप डी ब्लॉक वाले, एफ ब्लॉक वाले को छोड़ दो, तो ये एस ब्लॉक का पहला और दूसरा, और यहाँ पी ब्लॉक के कितने आ रहे हैं, टोटल 6, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो रिपीटेशन में 9वां एलिमेंट आना चाहिए भाई, पहला, दूसरा, फिर 6, तो 8 यहां तक आगे 9वां रिपीटेशन में आना चाहिए। न्यूलैंड में कौन सा आ रहा है, 8वां रिपीटेशन में आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, न्यूलैंड वाले टाइम तक भी किसकी खोज नहीं हुई थी, जीरो ग्रुप की खोज नहीं हुई थी। तब जीरो ग्रुप वाले को हटा दो तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी। जब संख्या 5 हो जाएगी तो रिपीटेशन करके देख लो, 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के पास वापस जाएगा। तो ये बता रहे थे न्यूलैंड। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप तत्वों को अरेंज करो, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, शून्य ग्रुप का खोज नहीं हुई थी, वापिस आ जाओ सोडियम। तो गुणों में क्या दर्शाएगा, गुणों में क्या दर्शाएगा, समानता दर्शाएगा। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम, अष्टक शब्द या ऑक्टेट शब्द आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि पहला तत्व और 8वां तत्व आपस में गुणों में समानता रखता है। कौन सा पहला, कौन सा 8वां, तो आप ये कहोगे कि सारे तत्वों को यदि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया जाए तो पहला तत्व 8वें तत्व के साथ गुणों में क्या करेगा, समानता दर्शाएगा।
मगर यहाँ प्रश्न ये बनता है कि यदि इसी प्रकार से अरेंज करते करते जाए तो बात करें कैल्शियम की, जब कैल्शियम आ जाएगा, जब कैल्शियम आ जाए तो देखिए कैल्शियम तो यहां है, कैल्शियम के ठीक बाद गैलियम तो आने से रहा, क्योंकि गैलियम का परमाणु क्रमांक कैल्शियम का तो होता है 20 और गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 31। तो कैल्शियम के ठीक बाद यहां कौन सा आ रहा है, स्कैंडियम आ रहा है। तो क्या आप परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो तो कैल्शियम के बाद वाला तत्व है जिसे आप अब तो गैलियम कह रहे हो जबकि वास्तव में है कौन सा, स्कैंडियम। तो वो स्कैंडियम नियमानुसार कहां आना चाहिए था, बोरोन वाले वर्ग में। कहां आना चाहिए था, बोरोन वाले वर्ग में। और एक जने के बोरोन वाले वर्ग के आसपास गया भी है और उसका नाम बीच में एक्स्ट्रा पहले बोल रहा हूं, मेंडलीव की जब मैं पीरियोडिक टेबल इसी सेशन में अपन पढ़ेंगे, जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो एक बात आएगी आपके पास, वो ये आएगी कि यहां जो बोरोन है उसके ठीक बाद वाले तत्व को स्कैंडियम के नाम से दर्शाया गया और बोरोन ने इसको खोजा नहीं था, सॉरी मेंडलीव ने इसको खोजा नहीं था। इसके गुणधर्म मतलब स्कैंडियम के गुणधर्म बोरोन के द्वारा पहले ही बता दिए गए थे और इसका नाम एक और दिया था एका बोरॉन, एका बोरॉन। और एका बोरॉन किसको कहते हैं, स्कैंडियम को कहते हैं। इस प्रकार से 2 या 3% वहां बनेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, मगर एक साथ कंटिन्यूटी में आ गए तो इसको मैं थोड़ा सा लेना उचित समझा। तो सुनिए, ये कैल्शियम तक तो आप अरेंज कर रहे हो, कैल्शियम जस्ट बाद स्कैंडियम आए तो स्कैंडियम का परमाणु भार के आधार पर अरेंज करोगे तो स्कैंडियम कहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए। और मेंडलीव के अनुसार जाना, सॉरी न्यूलैंड के अनुसार जाना चाहिए तो वो यहां जाना चाहिए। तो इसकी लिमिटेशन तय हो गई है। न्यूलैंड के अष्टक नियम कौन से तत्व तक लागू किया जा सकता है, तो याद रख लेना न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो लास्ट और अंतिम तत्व परमाणु क्रमांक 20 तत्व का नाम है कैल्शियम, वहां तक लागू किया जा सकता है, उसके आगे न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता। ओके, ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से बता देना कि न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो परमाणु क्रमांक 20 अर्थात कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके आगे लागू नहीं होता। लीजिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया। अब बात किसकी करें, अब बात करते हैं लोथरमेयर की। ये हुई थी कि लोथरमेयर का जितना भी शोध कार्य हुआ और इसके पैरेलल चल रहा था कौन, मेंडलीव या मेंडलीव चल रहा था। दोनों पैरेलल, दोनों के शोध चल रहे थे। अंतर केवल इतना सा हो गया कि 1905 में इसका शोध तो प्रकाशित हो गया और इसका शोध प्रकाशित नहीं हुआ, जबकि लोथरमेयर के जो शोध थे वो जो वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी है उससे ज्यादा मैच करते हैं, ज्यादा फेवर करते हैं बजाय किसके, मेंडलीव के। मगर जितनी प्रसिद्धि मिलनी थी, या यूं कहे कि आधुनिक आवर्त सारणी की नींव किसने रखी, तो सारा श्रेय किसको जाता है, मेंडलीव को जाता है। तो थोड़ा सा यूं दिमाग में रखना। तो ज्यादा एडवांस अब श्रेय इसको इनको मिल गया मेंडलीव को, तो पहले बात करेंगे लोथरमेयर की, उसके बाद बात करेंगे मेंडलीव की। तो लीजिए, लोथरमेयर ने क्या किया, लोथरमेयर ने परमाणु के द्रव्यमान और तथा उनके परमाणु आयतन, या सीधे सीधे कह दूं परमाणु भार और इनके आयतन के मध्य रिलेशन दिया और इनके मध्य एक ग्राफ के द्वारा इनको रिप्रेजेंटेशन दिया। मान लीजिए यहां इस तरफ तो मैं इनका परमाणु भार, ये बात अपनी पहले होगी, परमाणु क्रमांक केवल और केवल आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आपको लागू करना है, इसके अलावा कहीं लागू नहीं करना है। इस और बाकी के बच्चे सब में क्या लगाओगे, परमाणु भार शब्द यूज करोगे। ये लीजिए, यहां परमाणु का उसने क्या ले लिया, आयतन ले लिया, परमाणुओं का आयतन, यह सब मोटी मोटी अपन 4 बातें अच्छे से अध्ययन करेंगे, उसके बाद मेंडलीव की ओर प्रस्थान करेंगे। लीजिए, सबसे पहली बात वही मैं उसको आधुनिक आवर्त सारणी से फिर रिलेटेड कर रहा हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप यदि पढ़ोगे तो आधुनिक आवर्त सारणी की में अब मत, आधुनिक आवर्त सारणी में तो अपन ये भी बात कर सकते हैं कि यहाँ किसकी खोज हो गई थी,
शून्य ग्रुप की खोज होगी तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन एलिमेंट्स को ले सकता हूं। तो शून्य वाले वर्ग के एलिमेंट्स को मैंने इसके साथ अटैच कर लिया। अब लोथरमेयर का जब आप वर्गीकरण पढ़ो तत्वों का, तो लोथरमेयर के वर्गीकरण में आप इनको अवश्य पढ़ना, आधुनिक आवर्त सारणी को। अब आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इनकी, ये कौन सा वर्ग मिल रहा है अपने को, फर्स्ट बात करें तो क्षार धातु, एल्काइली मेटल्स। और एल्काइली मेटल्स की बात ये होती है कि एल्काइली मेटल ये सबसे ज्यादा सक्रिय है इलेक्ट्रॉन त्यागने में। ओके, इसके पीछे कौन से एलिमेंट है, आगे तो ये दिख रहे हैं अपने को, मैग्नीशियम वाले हैं, कैल्शियम है, बेरिलियम है, ये एलिमेंट यहां तो अपने को दिख रहे हैं। बता सकते हो क्या कि इसके पीछे एलिमेंट कौन से हैं? तो वही बात पीरियड की चल रही है। पीरियड का मतलब आवर्त, आवर्त का मतलब रिपीटेशन, जहां से शुरू किया वहां करके वापस रुक गए, फिर वापस शुरू हो गए, वापस आके रुक गए। तो मैं आपसे पूछूं कि यहां इसके पीछे कौन है, तो देखिए यहां से शुरू करके देख लेते हैं। लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और नियोन के जस्ट आगे कौन है, सोडियम। तो आप बताओ मुझे सोडियम के जस्ट पीछे कौन है? आप कहोगे सर शून्य वर्ग, और शून्य वर्ग के जस्ट पीछे कौन है? आप कहोगे सर हेलोजेंस, ये तो कहोगे ना। शून्य, इसके जस्ट पीछे कौन सा है? शून्य वर्ग, शून्य वर्ग के पीछे कौन सा है? हेलोजेंस। अब वापिस आ जाइए, इतना याद रख लो, लोथरमेयर का वर्गीकरण हो जाएगा कंप्लीट। लोथरमेयर ने क्या कहा कि एल्काइली मेटल सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ, ये लीजिए सबसे ज्यादा ऊपर की ओर लगा दिए मैंने, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां क्या लगा दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आता रहेगा। अब बात मेटल्स की कर रहे थे तो मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूं, लिथियम से शुरू कर देता हूं। ये लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम, पोटेशियम, सॉरी पहले सोडियम लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम लगा दिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा, प्रश्न यह आ रहा है कि इनको सबसे शीर्ष पे क्यों रखा? तो बात किसकी हो रही है भाई? आयतन की। यदि आयतन की बात करी जाए तो देखिए पीरियोडिक टेबल में, वर्तमान पीरियोडिक टेबल को आधार मान करके ही अपन अध्ययन करेंगे। वर्तमान पीरियोडिक टेबल में यदि मोटा मोटा आंकड़ा लिया जाए तो अपन ये पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएं, मतलब बाएं से दाएं जाएं। लेफ्ट टू राइट जाए तो परमाणु आकार में सामान्यतः क्या होती है? कमी होती है। क्यों कमी होती है? तब अपन कहते हैं कि एक ही वर्ग में बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो बढ़ेंगे मगर इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में भरे जाएंगे, जिससे प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो परमाणु आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पढ़ते तो परमाणु आकार सबसे ज्यादा बड़ा इन वाले एलिमेंट्स का होता है, सब जानते हैं भाई। आप सोडियम से लेकर के सीजियम तक जाओ तो सीजियम का परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। अब परमाणु आकार बड़ा होता है तो आयतन का फॉर्मूला अपन क्या देते हैं? आयतन D बराबर m बटा V। ओके, अब देखिए V का मान अपने को ज्यादा करना है तो m बटा D। डेंसिटी कब होगी? जब आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी मोटा मोटा अपने को समझ रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। लीजिए तो बात करते हैं। तो परमाणु का आयतन में आवर्त सारणी का पहला वर्ग या यूं कहे कि एल्काइली मेटल क्षारीय धातुएं शीर्ष पर पाई जाती है। तो इनकी विशेषताएं, चार विशेषताएं एक साथ साथ लिखेंगे। पहली विशेषता है बोलो शीर्ष पर, वर्टेक्स पे, शीर्ष पर कौन से हैं, कौन से तत्व हैं? तो आप कहोगे क्षार धातुएं हैं। क्षार धातुएं शीर्ष पे। ओके, अब इनको एक दिन में ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करो ऐसे। ओके, तो शीर्ष पे तो अपन ने किसको दिखा दिया? क्षार धातुओं को दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके दाएं और बाएं, यानी कि यहां तक जा रहे हो तो इस जगह मैं दूसरे इंक के पेन से हाईलाइट करूंगा। इस जगह पे कुछ और एलिमेंट होंगे जो आपस में सब एक जैसे होंगे गुणों में,
ये लोथरमेयर का वर्गीकरण पढ़ रहे हो आप। और इस जगह पे यानी कि ढलान में एक समान एलिमेंट्स पाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो आप, तो जो रेड कलर है ना, रेड कलर को मैं आरोही क्रम कह दूं क्या, आरोही असेंडिंग ऑर्डर। ये पर्सन देख लेना, आप लोग पढ़ लेना आरोही क्रम पे कौन सा एलिमेंट है। तो आरोही क्रम पे जरा देखो, जरा लिथियम से पहले कौन सा आ रहे थे, सोडियम से पहले कौन है, पोटेशियम से पहले कौन है। तो आप कहोगे इनसे पहले तो शून्य वाली या उत्कृष्ट गैसें थी, उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो कौन से आएंगे, हैलोजन्स आएंगे। वेरी गुड, आप सही सोच रहे हो। तो यहाँ सारे सारे तत्व कौन से आएंगे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या आएंगे, आयोडीन, हैलोजन्स आएंगे। ओके, तो आरोही क्रम में कौन से एलिमेंट है, हैलोजन। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, मतलब गहराई की ओर जा रहे हैं। तो गहराई की ओर जा रहे हैं तो बताओ लिथियम से आगे कौन सा आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। सोडियम से आगे कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम। पोटेशियम से आगे कैल्शियम आ जाएगा। रुबिडियम से आगे कौन सा आ जाएगा, स्ट्रोंशियम आ जाएगा। और इसके आगे कौन सा आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा। तो आरोही क्रम में तो हैलोजन आ गए, और अवरोही क्रम में कौन से आ जाएंगे, अवरोही क्रम में आ जाएंगे क्षार मृदा धातु, एल्कालाइन अर्थ मेटल, क्षार मृदा धातुएं। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब अंतिम और चौथी बात लोथरमेयर की, ये चीजें बस इतना ज्यादा मत पढ़ना आप लोग इनमें। अंतिम मतलब सबसे नीचे की ओर, यहां सबसे नीचे की ओर कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो याद रख लेना, सबसे नीचे की ओर यहां या तो उपधातुएं पाई जाएंगी, उपधातुएं। इसके अलावा एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, और वो कौन सा है, संक्रमण तत्व। एक तो उपधातुएं और संक्रमण तत्व। तो ये तो हो गया, लीजिए लोथरमेयर का, लोथरमेयर द्वारा तत्वों का वर्गीकरण। शीर्ष पे कौन, क्षार धातुएं। आरोही क्रम में कौन, हेलोजेंस। अवरोही क्रम में पर कौन, क्षार मृदा धातुएं। और नीचे तल पर एक तो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इसके अलावा और कौन से आ गए, मेटलॉइड्स हैं या उपधातुएं, उपधातुएं। ओके, अब तक अपन ने किन किन का वर्गीकरण पढ़ा, 4 का पढ़ा। इसको अच्छे से याद कर लेना। और वैसे याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधुनिक आवर्त सारणी को याद रखो। आप तो आधुनिक आवर्त सारणी के साथ इसका एडिशन कर दो। कैसे किया भाई, आयतन लिया है तो आयतन किसका होगा, आकार बड़ा आवर्त सारणी में किसका होना है, पहले वर्ग का होना है। पहले वर्ग का होना है तो कहां बैठाना है आपको, शीर्ष पे बैठाना है। ढलान में उसके आगे वाले क्षार मृदा धातु आ जाएंगे। इससे पहले कौन से आ जाएंगे, शून्य वाले आने चाहिए। शून्य की खोज नहीं हुई तो कौन से आ जाएंगे, हेलोजेंस आ जाएंगे। नीचे की तरफ संक्रमण तत्व या उपतत्व आ जाएंगे। याद हो गया। इससे पहले कौन सा था, डाबरीनर का त्रिक नियम, परमाणु वर्ग बढ़ते क्रम में अरेंज किया। पहला तीसरा तत्व का औसत दूसरे तत्व के बराबर आ गया। 4 या 5 ऐसे त्रिक हैं जो डाबरीनर को फॉलो करते हैं। उससे पहले कौन सा था, प्राउस्ट का जो हाइड्रोजन का व्युत्पन्न बता रहा है। उससे पहले लेवासियर था जो धातु और अधातु में वर्गीकरण बता रहा है। हो गई मोटी मोटी बात। अब देखिए इसके जस्ट आगे आते हैं, लोथरमेयर के बाद मेंडेलीव की बात कर रहे हैं। अब थोड़ी सी इसके एनसीईआरटी का एक सेगमेंट और पढ़ लें। तो एनसीईआरटी इसको ये कह रही है कि लोथरमेयर का वर्गीकरण इतना शानदार था, इतना अच्छा था कि इसको एक लंदन सोसाइटी द्वारा एक महत्वपूर्ण पुरस्कार इसको दिया गया, जिसको डी पुरस्कार या मे पुरस्कार, इस पर से कोई रिलेटेड पुरस्कार है, वो पुरस्कार इसको दिया गया था। अच्छा, इस प्रकार से लोथरमेयर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट उत्तरोत्तर कड़ी में पढ़ जा रहे हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। कहा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी को आधार स्तंभ
या शुरुआती आंकड़े या उसका शुरुआत किसके द्वारा हुई, तो ये हुई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी से। मेंडलीव ने जो परमाणु क्रमांकों या सॉरी तत्वों को जो अरेंज किया वो हमेशा याद रख लेना परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में था। तो इसका एक आवर्त नियम का सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। आवर्त नियम, तो इसका आवर्त नियम ये है, ये कहता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ध्यान रहे ये शब्द याद रहना चाहिए, परमाणु भारों यानी कि बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। डन। यानी कि इन्होंने तत्वों को बढ़ते क्रम में, किसके बढ़ते क्रम में अरेंज किया, तो याद रख लेना परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में अरेंज किया। एक बात। दूसरा, इसका एक छोटा सा प्रश्न और आया हुआ है कि मेंडलीव ने 1905 में, मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक टेबल दी गई थी, मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक टेबल दी, उस समय कितने तत्व खोजे जा चुके थे, तो याद रख लेना 63। ये आंकड़ा याद रख लेना। करेंगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी पर। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की डिजाइन कैसी थी, कितने आवर्त थे, कितने वर्ग थे, उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया, इनकी क्या कमियां थी, इनको डिटेल से अपन चर्चा में लेंगे। पीरियोडिक टेबल में जो खड़े वाले स्तंभ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, वर्ग। और इस प्रकार से जो लाइनें बनती हैं इनको क्या नाम दे दिया जाता है, आवर्त या पीरियड। ओके। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग कितने थे और आवर्त कितने थे, इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है। तो याद रखना मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल वर्ग थे वो कितने थे, 8। कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे। और आवर्त कितने थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त थे 7। याद रह जाएगा कितने थे, 7। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। यहां देखो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात, या कंफ्यूजन का एक थोड़ा सा क्वेश्चन सब बन जाता है स्टूडेंट के दिमाग में कि यह मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग होते हैं या 9 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में 8 वर्ग ही हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग ही हैं। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में मेंडलीव की आवर्त सारणी में जब उसका एक डायग्राम सा दे रखा है, उस डायग्राम में एक 0 ग्रुप को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। जब पीएससी में या दिनस बोर्ड में इस प्रकार का कोई प्रश्न बन जाए कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, आपको 8 वर्ग ही करके आना है। क्योंकि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी डिजाइन करी थी उस समय शून्य वर्ग की खोज नहीं हुई थी, तो उसके बाद इसमें अलग से 0 ग्रुप को बाद में जोड़ा गया है। याद रह जाएगा कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे। एक वर्ग अलग से, शून्य वर्ग उस समय खोजा नहीं गया था, शून्य वर्ग को अलग से खोजा गया है और उसको बाद में ऐड किया गया है। तो 8 + 0 और आवर्त इसके अंदर याद रख लेना कितने आवर्त थे, 7 आवर्त थे। अब 8 वर्ग की बात करें तो 8 वर्गों में ध्यान रख लेना जो 8वां वर्ग था, 8th वर्ग, 8 वर्ग को 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, 7 और ये 8 इस क्रम में लिखूं मैं, इस क्रम में लिखूं मैं। तो ध्यान रखना 8वां जो वर्ग है, 8वें वर्ग में 3 एलिमेंट्स का एक सेगमेंट बना हुआ है
और 8वां वर्ग केवल और केवल संक्रमण धातु को रिप्रेजेंट करता है, संक्रमण धातुओं को, संक्रमण धातुएं पाई जाती है। मेरी इसी क्लास में मैंने लेवासियर के बारे में भी, लोथरमेयर के बारे में भी बताया था। इनको आप रटने की कोशिश मत करना, आप आधुनिक आवर्त सारणी से याद करो इनको। आधुनिक आवर्त सारणी को याद करो, स्कैंडियम से लेकर के आप जिंक तक जाओ तो लास्ट के एलिमेंट को पढ़ो तो मैं कॉपर और जिंक दे दूं, दो ना, कॉपर और जिंक। अब देखो इसको ऐसे याद कर लो आप, स्कैंडियम से लेकर के कॉपर जिंक तक चले गए, उसके बाद इट्रियम से लेकर के जिंक कैडमियम तक आ गए। ओके, इसी क्रम में लास्ट वाला लेंथेनम वाला अपन एलिमेंट ले लेंगे, लेंथेनम सीरियम से लेकर के Hg तक आ जाएंगे, हैफनियम से शुरू होते हुए। हालांकि हैफनियम की मेंडलीव ने खोज नहीं करी थी, 63 एलिमेंट में हैफनियम नहीं था। अब देखो उसको ऐसे याद करना आप, स्कैंडियम से लेकर के कॉपर जिंक तक में गया तो यहां आयरन कोबाल्ट निकल, ऐसे तो याद करोगे। अब ये कॉपर और जिंक है ना, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी के पहले और दूसरे वर्ग के एलिमेंट में गए। मतलब मेंडलीव की जो मैं आवर्त सारणी बनाऊंगा, ये पहले वर्ग का तत्व आएगा और ये किसका आएगा, सेकंड वर्ग का आएगा। किनमें, इनमें जाएगा। मतलब कॉपर तो जाएगा यहां और जिंक कहां जाएगा, यहां। समझ में आ रही बात? आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का क्या पता, ऐसा कोई क्वेश्चन बना ले, रेयर चांसेस हैं, मगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कम पढ़ना, तो अपने को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के एलिमेंट को याद करके वहां एडजस्ट करना। कैसे कर रहा हूं देखिए, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक गए, चले गए भाई। ये 3D श्रेणी 4D श्रेणी है तो आपको याद करनी ही करनी है। तो यहां आयरन कोबाल्ट और निकल, उसके बाद कॉपर और जिंक आता है। इसी क्रम में ये इट्रियम से शुरू होकर के रुथियम, रोडियम, लेड, पैलेडियम, Ag और कैडमियम। ओके, इनको अटैच साथ में कर देना। जहां कॉपर गया है वहीं कौन जाएगा, Ag जाएगा। जहां कैडमियम गया वहां कौन जाएगा, जिंक के साथ जाएगा। अब देखो इनमें ये जो 3-3 एलिमेंट का सेगमेंट आ रहा है, यहां औरम आ जाएगा। याद कैसे किया, तांबा, चांदी और सोना। ओके, और यहां हैफनियम आ जाएगा जिसकी खोज नहीं करी गई थी, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम और पीटी। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी अपने को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में याद करनी है। मैंने वही तीनों श्रेणियों को ऐसे लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी में। इनको याद करने का तरीका, इनको ऐसे लिखा, लास्ट के दो है वो कौन से हैं, 8वें वर्ग वाले, तो इनको एक साथ ले लिया। पहला और दूसरे लास्ट के दो तत्व वो मैं यहां एडजस्ट करूंगा इनको एक बार के लिए। अब देखिए इन 3 एलिमेंट का यहां सेगमेंट हो गया। 8वें वर्ग में ये कौन कौन से आ रहे हैं, Fe आ रहा है, कोबाल्ट आ रहा है, निकिल आ रहा है, इसके साथ रुथियम आ रहा है, रोडियम आ रहा है, और कौन सा आ गया, लेड, पैलेडियम आ गया। उसके बाद ऑस्मियम आ गया है, इरिडियम आ गया है, और कौन सा आ गया, प्लेटिनम आ गया। याद रह जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सेकंड लास्ट के दो छोड़ करके उससे पहले वाले 3-3 एलिमेंट के सेगमेंट का कौन सा ग्रुप बना दिया गया, 8वां वर्ग बना दिया गया। कंप्लीट। ओके, अब इन तत्वों में क्या क्या किया गया, ध्यान रहे। इनको संक्रमण तत्वों को अलग से नहीं रखा है इसने, अलग से जैसे अपन फुटनोट में या बीच में डी ब्लॉक को तत्वों को अलग से ले गए, ऐसा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नहीं है। अब जो ये वर्ग बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इनको इन्होंने क्या किया है कि प्रत्येक वर्ग के कितने भाग बना दिए, उपवर्ग, 2-2 उपवर्ग बना दिए। उपवर्ग फर्स्ट ए और सेकंड बी बना दो, चाहे सेकंड ऐसे बना दो। प्रत्येक वर्ग के 2-2 उपवर्ग बना दिए गए ऐसे। ओके, अब देखिए प्रत्येक के से 2-2 भाग बना दिए गए हैं,
और दो दो भागों में ध्यान ये रखना है अपने को, ये जो पहला वर्ग है ये तो अपने लिए एक क्षार धातु, जो आधुनिक आवर्त सारणी में वो को वही है क्षार धातु, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है ये, और इनके साथ वही अटैच किया जो अभी हमने समझा, यानी कि यहां आ गया कॉपर AgAu, यहां वाले में वही बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया, और इनके साथ कॉपर के जस्ट बाद कौन सा था, जिंक, कैडमियम, Hg ऐसे अटैच किया गया है। तो मैं ये कह दूं कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इसमें 1 से लेकर के 7 वर्ग के जो वर्ग थे उसमें प्रत्येक को दो दो में डिवाइडेशन किया गया है। पहले डिवाइडेशन में कोई भी वर्ग है उसके दो उपवर्ग बनाए गए हैं। पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं, पी ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं, प्रतिनिधि तत्व ये तत्व आ रहे हैं। ध्यान रहे इसमें कौन से नहीं है, जीरो ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी खोज ही नहीं की गई थी। तो एस और पी ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं। यहां जो सेकंड भाग है इसका बी पार्ट, इसमें सारे के सारे कौन से आ रहे हैं, भारी तत्व आएंगे। भारी तत्व का मतलब किस से है, संक्रमण तत्वों से भी है और अंतर संक्रमण तत्वों से भी है, यानी कि एक्टिनाइड से भी है, लेंथेनाइड से भी है और संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट से भी है। अब जो उसकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसके अंदर एक्टिनाइड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट कौन कौन से थे, इस प्रकार का प्रश्न यदि बने तो वो भी अपने को सोल्व करना है। इसके साथ साथ मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर सबसे लास्ट में 7वीं आवृत्त में कौन कौन से 3 तत्व थे, ये भी अपने को याद करना है कि रेडियम था, थोरियम था, यूरेनियम था, केवल 3 तत्व हैं उसकी पीरियोडिक टेबल में। अपन एनसीईआरटी की बुक में यदि डायग्राम में से कोई को प्रश्न बनाता है तो आप वहां से भी अपना प्रश्न सही जाना चाहिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से अपन ने क्या पढ़ा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी से इतना याद रख लेना, इसका आवर्त नियम क्या है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, उसके बाद उसके वर्गीकरण के दौरान कुल कितने तत्व खोजे गए थे, 63 एलिमेंट्स खोजे गए थे। उसके कितने वर्ग और कितने आवर्त थे, तो ध्यान रखना 8 वर्ग थे, 7 आवर्त थे। 8 वर्ग के अलावा इसमें शून्य वर्ग को बाद में अटैच किया गया है, तो 8 + 0। ओके, एग्जाम में है तो 8 वर्ग करके आना है। मेंडलीव की जब आवर्त सारणी खोजी गई थी उस समय 8 वर्ग ही थे। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो 8वां वर्ग है उसके अंदर कितने उपवर्ग हैं, तो ध्यान रख लेना मेंडलीव की आवर्त सारणी के 8वें वर्ग में कितने उपवर्ग हैं, 3 उपवर्ग हैं, सारे सारे संक्रमण धातुएं हैं, यानी भारी तत्व का मिलकर के बना हुआ है। इसके अलावा 1 से लेकर के 7 वर्गों के अंदर प्रत्येक वर्ग है वो 2 उपवर्गों में डिवाइडेड है। पहला उपवर्ग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधि तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के तत्व आएंगे। ध्यान रहे पी ब्लॉक में शून्य ब्लॉक के तत्व नहीं आएंगे। उसके सेकंड बी में कौन से आएंगे, भारी तत्व आएंगे, संक्रमण तत्व आएंगे। ओके, यहां तक का अध्ययन अपने को इसमें किया है। अब बात करते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के मेरिट और डिमेरिट की, किसकी क्या उपयोगिता है और क्या इसकी कमियां है। तो मेरिट में तो ये बात कही गई है कि इनके तत्वों को लगभग इन्होंने व्यवस्थित जमाने का क्रम जमाया, तत्वों को याद करने के लिए उनको गुणों के आधार पर इनको भविष्यवाणी के लिए, जैसे एका बोरोन है, एका सिलिकॉन है, एका मैग्नीज है, इन तत्वों की इन्होंने प्रेडिक्ट करी, भविष्यवाणी करी। मेन चीज इसके अंदर डीमेरिट्स के बारे में सबसे पहले डीमेरिट आ रही है इसकी, क्योंकि इन्होंने परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, जब परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा है तो सबसे मेन चीज आ रही है समस्थानिक। समस्थानिक कैसे, हाइड्रोजन, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, इसका भार 1 होता है, इसका 2, इसका 3। तो ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों एक ही एलिमेंट है, मगर परमाणु भारों के क्रम में रखोगे तो ये एक वर्ग में नहीं आएंगे। तो समस्थानिकों का उचित स्थान नहीं मिला इनको। समस्थानिकों को सही रखने के लिए इनके पास कोई उपयुक्त जगह नहीं थी।
दूसरा जो आधुनिक आवर्त सारणी का भी दोष है, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं है। उचित स्थान नहीं होने की वजह से इसका एक नाम और दिया जाता है और उसको क्या कहा जाता है? आवारा तत्व कहा जाता है। तीसरी इसकी बड़ी कमियों में आ रहा है कि असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही जगह पे रखा गया है। कैसे? जैसे आप फर्स्ट वर्ग की तब बात करो तो इसके दो उपवर्ग बनाए गए हैं। एक में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार का वर्ग लिया गया है। साथ में क्या लिया? कॉपर, एजी और एयू। तो इसके गुण, इनके गुणधर्म कुछ और है, इनके कुछ गुणधर्म और है। तो असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है, ये भी इनकी कमी है। इसके साथ साथ इनकी कमी यह है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख रहे हैं। कैसे? कि जैसे सोना, गोल्ड, एयू और पीटी, इनके गुणधर्म लगभग समान है, इनर्ट गैस है, गहने बनाने में प्रयुक्त होती, और इनका अलग अलग स्थान पे इनको रखा गया है। इस प्रकार से लगभग इनकी कमियों को और कमियां दूर करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी, जिसको मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी फिर उसको और ज्यादा मॉडिफाई किया गया है। इनकी चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।